नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सर्वाइकल पेन आज इतना सामान्य हो चुका है कि छोटे बच्चों में भी इसका असर देखा जा रहा है। सर्वाइकल पेन गर्दन में होने वाला दर्द या सूजन है और जिसे ठीक करने के लिए लोग तरह तरह के व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, कई तरह के इलाज भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह समस्या जल्दी से ठीक नहीं होती है। कभी कभी तो ये गंभीर रूप धारण कर लेती है, क्योंकि समय रहते सर्वाइकल का इलाज ना लिया जाए तो इसका घातक होना लाजमी है। इसलिए लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले यह जरूरी है यह जानना कि इसके लक्षण क्या हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और इसका सही और कारगर इलाज क्या है, जिस पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर श्री भगवान गहलोत, MBBS MD, गुरुग्राम। उनसे जानेंगे सर्वाइकल की आखिर समस्या होती क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इसके लक्षण शुरुआत में हमें क्या दिखते हैं और अगर इसका समय पर इलाज ना लिया जाए तो ये कितना हमारे साथ घातक हो सकती है। और अगर आपके मन में भी कुछ सवालात ऐसे हैं तो इस कार्यक्रम के जरिए आप जुड़कर डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि क्या हर दर्द सर्वाइकल होता है या फिर अन्य दर्द में और सर्वाइकल में क्या फर्क होता है। और आप अगर सर्वाइकल की परेशानी से जूझ रहे हैं या किसी और दर्द से आपको दिक्कत है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने लिए कारगर कोई ना कोई उपाय उनसे प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर श्री भगवान, पहले तो सर्वाइकल के दर्द को लेकर आपसे हम जानेंगे कि ये जो दर्द होता है आमतौर पर शरीर के कौन से हिस्से में प्रभावित करता है और इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किस तरीके से नजर आते हैं। जी सर, पहले तो हमें सर्वाइकल का दर्द समझने के लिए पहले हमें थोड़ी सी अनाटमी समझनी पड़ेगी जी। अपने शरीर की क्या अनाटमी है जी। जैसे जो हमारा सर है, सर एक हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्राज होते हैं उसके ऊपर रखा हुआ है। जैसे टेंट समझ लीजिएगा, जैसे टेंट की एक लकड़ी होती है बीच में और उसके चारों तरफ रस्सियां होती है। इस तरह से हमारा एक मतलब यंत्र है हमारे शरीर का जिसके ऊपर हमारा ब्रेन मतलब हेड रखा हुआ है जी। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे समझने के लिए कई प्रकार के वर्टिब्राज होते हैं, 33 पेयर वर्टिब्राज होते हैं। तो जो गर्दन से नीचे लेके यहाँ तक सर्वाइकल वर्टिब्राज बोलते हैं। उसके नीचे जो छाती पे आ जाता है तो इसको हम थोरेसिक वर्टिब्राज बोलते हैं और जो तकलियों के नीचे चला जाता है उसको लंबर वर्टिब्राज बोलते हैं और नीचे फिर लास्ट में कॉक्सिक्स आ जाता है जो हिप टेल बोन बोलते हैं जी। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्राज होते हैं वो 7 वर्टिब्राज होते हैं जिसके ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ होता है, जो शरीर सर टिका हुआ होता है जी। तो उसके लिए वो 3-4 प्रकार की चीजें होती है जो मेनली जो आप आज का टॉपिक बता रहे हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक डीजेनरेटिव चेंजेस है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वियर एंड टियर हमारे सर्वाइकल स्पाइन में होती है। तो जैसे गाड़ी चलती है, नई गाड़ी लेते हैं, जैसे धीरे धीरे पुरानी होती है तो सर्विस ज्यादा मांगती है, तो वही सेम हमारा शरीर है जी। इसी तरीके से जैसे डीजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, डीजेनरेटिव चेंजेस से हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन्स है उसकी वियर एंड टियर शुरू हो जाती है। तो सर्वाइकल स्पाइन जो जैसे एक दूसरे के ऊपर होते हैं ऐसे, जैसे C1 हो गया सर्वाइकल 1, C2 हो गया, C3 हो गया, इन सर्वाइकल स्पाइन के बीच में एक कुशन होता है जैसे तकिया जो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो भी भार ले रहा है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में जो शॉक ले रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हम आज की डेट में आप देख ही रहे हो टेलीफोनिकल यूज ज्यादा हो रहा है, लैपटॉप ज्यादा यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस आजकल बच्चों में भी जल्दी आ जाता है क्योंकि मांसपेशियों का पूरी तरह से इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है जी। तो अगर हम मांसपेशियों का इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे तो वो दर्द होना शुरू हो जाएगा जी। तो दर्द नेक में शुरू होने के साथ साथ में हाथ में भी आ सकता है, नीचे हाथ के नीचे भी रेडिएट कर सकता है, पीछे स्कैपुलर रीजन होता है उसमें भी जा सकता है जी। वो डिपेंड करता है कि हमारा पेन कैसा है, वो पेशेंट की हिस्ट्री से पता लगेगा कि क्या है, किस तरीके का होता है। तो
मेनली जो सर्वाइकल पेन होता है वो 3 तरीके से होता है, जो मैंने टेंट के तरीके से बताया आपको। एक तो डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं, सेकंड मसल के ऊपर आता है, मसल के ऊपर जो जैसे टेंट की चारों तरफ हमने रस्सियां बांधी है, अगर वो रस्सियां वीक हो जाए तो टेंट डिगमगा जाता है, हिल जाता है। ऐसे ही हमारे स्पाइन में अगर चारों तरफ जो स्पाइन के चारों तरफ जो मसल्स हैं अगर वो वीक हो जाएंगे तो उससे भी दर्द आना शुरू हो जाता है जी। और जो मैंने बताया है कि पोस्चर गलत होता है, उससे भी दर्द आना शुरू हो जाता है। कहीं आपने देखा होगा बाइक चला रहे हैं, फोन साइड में रख के ऐसे बातें कर रहे हैं, उससे भी मसल का ओवर यूज होने के बाद फटीग हो जाती है, उससे भी दर्द शुरू हो जाता है जी। और वो दर्द नीचे चला जाता है। अब वो डिफरेंट कारण होते हैं, जैसे कॉलर जुड़ेंगे क्या उनके सवाल है उसके हिसाब से हम फिर बता पाएंगे जी कि क्या पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल इसमें ये जानना चाह रहा था कि अब इसके दर्द के लक्षण पर थोड़ा सा विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत में किस तरह का हिंट ये देता है। कोई भी बीमारी जब होती है तो वो एकदम से तो शरीर में आती नहीं है और उसकी कोई ना कोई शुरुआत ऐसी होती है जिसके चलते वो उस बीमारी से ग्रस्त होता चला जाता है। अब अगर इसके सर्वाइकल की अगर थोड़ी सी हम चीज़ों को समझना चाहें कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या क्या लक्षण दिखने शुरू होते हैं, प्रारंभिक जांच किस तरह से हम करा सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि ये ओल्ड एज डिजीज है, ये डिजीज मेनली डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण शुरू होती है। तो वो 60 से 65, 60, 50 मतलब 50 ईयर्स के बाद में ही शुरू होती है डिजेनरेटिव चेंजेस। तो हल्का हल्का जैसे दर्द आना शुरू हो जाएगा, कंधे में दर्द आना शुरू हो जाएगा, कंधे से थोड़ा सा हाथ में दर्द आना शुरू हो सकता है, थोड़ा सुनपना शुरू हो सकता है कि हाथों में जैसे कहेंगे कि मुझे सुनपना आता है जी। ऐसा लगेगा कि जैसे टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं कि जैसे कोई चीटियां सी चलती हैं, वो भी आ सकता है जी। कई बार क्या होता है ज्यादा दिक्कत आ जाता है, पेन इतना सीवियर हो जाता है, कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार चक्कर भी आ जाते हैं, वर्टिगो भी आ जाता है, डिजीनेस भी हो जाती है जी। तो वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है कि कहीं हमारे मतलब जो मैंने बताया था वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में क्या दिक्कत है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा जैसे भी पेशेंट आता है तो हम सिंपल 1-2 टेस्ट करते हैं, मेनली एक्सरे से देखते हैं। एक्सरे में हम देखते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो है, जो सर्वाइकल स्पाइन है उसकी अलाइनमेंट ठीक है, कोई कुछ टेढ़ापन तो नहीं हुआ है, कुछ उसमें चेंजेस तो नहीं आए हैं, या उनका जो एक प्रॉपर स्पेस होता है उसमें कोई कमी तो नहीं आई है, या जो उसका डेसिकेशन होता है जो मैंने बताया था ना, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें पानी शॉक एब्जॉर्ब होता है, तो वो कोई पानी तो नहीं सूख गया है, उसकी कमी। तो वो धीरे धीरे जैसे एक्सरे में तो हमें मोटा मोटा दिखेगा, और आगे अगर ज्यादा सीवियर पेन होता है तो हम एमआरआई की तरफ जाते हैं। एमआरआई में हमें नर्व्स का पता लग जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड होती है एक हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में से निकलती है, दो नसें निकलती है, एक मोटी नसें निकलती है, एक हल्की बारीक नसें साइड में से निकलती है। जो मोटी नस होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो पूरे मतलब ब्रेन से लेके पूरे शरीर में नीचे तक जाती है, वो कंट्रोल करता है कि हम कैसे करते हैं, कि चलने के लिए कंट्रोल करता है, पेशाब करने के लिए कंट्रोल करता है, पोटी के लिए कंट्रोल करता है, लिखने के लिए कंट्रोल करता है, ग्रिप आपकी कैसी है, ये कई चीजें। और साइड में से निकलती है जो छोटे धागे होते हैं जिसको नर्व्स बोलते हैं, जो सप्लाई करते हैं हमारे हाथ को, जो जैसे मैंने बताया कि अगर उसका दबाव आ गया, जो स्पेस कम हो गया, जो धागे निकल रहे हैं तो धागे इनके बीच में दब जाएंगे सर। अगर धागे दबना शुरू हो गया तो उससे वो दबाव के कारण तो टिंगलिंग सेंसेशन जो मैंने बताया था कि वीकनेस शुरू हो जाएगी, हाथों में थोड़ा सा दबाव महसूस हो जाएगा, नसों में थोड़ा सूनापन आना शुरू हो जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉपर सप्लाई तो पहुंच नहीं पाएगी जी। तो वो अलग अलग है, जैसे एक्सरे और एमआरआई से फिर देख के हम बता सकते हैं। बिल्कुल, ये छोटी जांच है, इन जांच से अंदाजा हो जाएगा कि आपको तकलीफ किस तरीके की है, उसका फिर क्या ट्रीटमेंट करना है। अब अगर ये भी देखा जाता है डॉक्टर साहब की जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, उनको भी कई बार कंधे का, गर्दन का दर्द जो है आम है, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो खेल को छोड़ चुके होते हैं, उनको भी इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। तो क्या वो भी सर्वाइकल की वजह से परेशानी झेलते हैं या फिर उन्हें किसी और तरीके की दिक्कतें होती हैं? देखिए, उसको देखने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे अब हमारा जो भी डायग्नोसिस होता है उसके एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होता है कि हम ये नहीं कह सकते जैसे स्विमर है, पानी कम है, वो डाइव करता है तो शॉक एनर्जी मतलब शॉक वेव्स आती है, शॉक वेव से उसको कोई ट्रॉमा हो जाए, या कोई खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल सर पे लगती है तो
तो एक मूवमेंट होती है, व्हिप्लैश बोलते हैं जिसे। उसमें क्या होता है, जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, सीट बेल्ट लगा के बैठे हैं, मोटे तौर पे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं, जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं तेज, तो बॉडी हमारी एक आगे की तरफ जाती है, फिर मूवमेंट करके पीछे की तरफ जाती है। तो सारा भार सर्वाइकल स्पाइन ले रहा है हमारा, शोक एब्जॉर्बर। अगर वहां पे इंजरी आ गई तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो मैंने बताया था। तो दर्द होके कंधों में जा सकता है, पीछे जा सकता है। तो फिर कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं कि वो सर्वाइकल पेन है या अलग से है। अलग से पेन क्या हो सकता है, जैसे कई दूध नहीं पीते या हड्डियों में जो जिसकी जरूरत होती है विटामिन डी की कमी के कारण, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं जी, हड्डी कमजोर हो गई, तो वो खेलेंगे तो उसके कारण हो सकता है। एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण भी ये दर्द आ सकता है सर। एक सेकंड होता है रोटेटर कफ इंजरी। तो जो ये रोटेटर कफ इंजरी क्या होते हैं, खेलते हैं गिर जाता है आदमी, चोट लग जाती है, ट्रोमा लग जाती है, तो यहाँ की मसल्स में भी दबाव आता है जी। तो कंडीशन मतलब सिम्टम्स सेम आएंगे कि दर्द होगा, दर्द के साथ साथ थोड़ी सेंसेशन भी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगी। जैसे हम कुछ टेस्ट होते हैं रोटेटर कफ का, जैसे करके हम ऊपर को दबाव करके उसको ऊपर के बोलेंगे कि खींचने के लिए, तो अलग टेस्ट होते हैं। तो डिफरेंशिएट करना एक मतलब आप डॉक्टर के पास जाइएगा, वो डिफरेंशिएट करेगा कि ये सर्वाइकल पेन है या किसी और ट्रोमा, जो आप स्पोर्ट्स खेलते हुए ट्रोमा की वजह से कोई और ट्रोमा तो नहीं है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। आपने बहुत अहम बात कही डॉक्टर साहब कि ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपको सर्वाइकल की वजह से दिक्कत है, किसी और वजह से आपका प्रॉब्लम है। तो बहुत से लोग इन चीज़ों को यूट्यूब के ज़रिए या नेट पर देखकर ये अपने तरीके से अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये सर्वाइकल का दर्द हो सकता है या मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो उस तरीके से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को बहुत अहम सुझाव मैं चाहूँगा कि आप दें और बताएं कि इन चीज़ों में खुद फ़र्क करने से बेहतर है किसी बेहतर डॉक्टर को दिखाएं, ताकि ऐसा ना हो कि अपने तरीके से ट्रीटमेंट करते करते इतनी बड़ी दिक्कत वो पाल लें कि फिर वो लाइलाज हो जाए। बिल्कुल सर, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हमें पहले जो भी बीमारी होती है उसका डायग्नोसिस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर जी। बिना डायग्नोसिस बनाए दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप कभी भी चोट लगती है या कोई ट्रोमा होता है या वैसे भी कई बार गर्दन में स्पाज्म आ जाता है, आप जैसे मैंने बोला कि पोस्चर है, कई बार आप क्या करोगे, तकिया मोटा तकिया लगा के रात को सो जाते हैं, तो सुबह सो के उठते हैं तो आपको लगे कि गर्दन अकड़ी हुई है जी। तो कई बार वो मसल स्पाज्म आ जाता है। अब उसको कई बार गलत ले जाते हैं कि कहीं मेरे पास सर्वाइकल तो नहीं हो गया है। इसलिए आपके अपने पास के किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा और उसको मतलब समझिएगा कि क्या दर्द हो रहा है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा, हिस्ट्री से ये पता लगेगा कि सर्वाइकल है, मसल वीकनेस है, मसल स्पाज्म है, उसके हिसाब से फिर दवाई लेने का फायदा है। अपने आप मतलब दवाई लेने से कोई फायदा नहीं होगा और उसके साइड इफेक्ट भी आपको पता होता है, हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अनवांटेड अगर दवाई ले जाएंगे तो उसका कभी ना कभी साइड इफेक्ट हमारी शरीर पे दिखेगा जी। अवांछित तरीके से कुछ दवा का इस्तेमाल करना या अपने तरीके से ट्रीटमेंट करना ये ख़तरनाक हो सकता है, खासकर इस तरह के दर्द में। और एक और अहम जानकारी डॉक्टर साहब ये चाहूँगा आपसे कि सर्वाइकल की बीमारी का आपने जैसे जिक्र किया कि ये कंधे में आ सकता है, बाजू में भी आ सकता है, नीचे तक जा सकता है, क्या इसके अलावा किसी और गंभीर बीमारी का भी कारण बन सकता है? दर्द तो खिंच जाएगा लंबा, ये हाथ में दूर तक पहुँच जाएगा, लेकिन क्या इसके साथ साथ ये किसी और बड़ी बीमारी की तरफ भी हमें लेकर जा सकता है क्या? जी सर, वो मैंने बताया ना आपको, अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है तो वो बड़ी दिक्कत हो सकती है। दो प्रकार के होते हैं सर, एक सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होता है, एक सर्वाइकल माइलोपैथी होता है जी। जैसे मैंने बताए थे आपको कि हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन के बीच में जगह होती है, उस जगह में दो बड़े धागे निकलते हैं, एक मोटा धागा निकलता है, एक पतला धागा साइड से निकलता है। अगर पतले धागे में दिक्कत होती है उसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, जो मैंने बताया था, सुनपना आ जाता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड जो मोटे धागे में इंजरी हो गई या उसका कंप्रेशन हो गया, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। उसमें क्या होगा कि वो क्योंकि डायरेक्ट ब्रेन से आ रहे हैं, अगर उसमें इंजरी हो जाती है सर तो उसमें आदमी को ये नहीं पता लगेगा कि कब पेशाब कर दिया, ये नहीं पता लगेगा कि कब उनकी पोटी आ गई, कब डेफिकेशन कर दिया। आपकी जो ग्रिप है, ग्रेस्प है, हम हाथ लगाएंगे कि साइन करें, एक बड़ा बहन कि साइन करेंगे तो उनसे साइन भी नहीं हो पाएंगे। इतनी वीकनेस आ जाती है, कोई बोलेंगे कि भाई बॉल को आप पकड़ो, वो भी गिर जाएगी। पूरा मतलब वीकनेस, जनरलाइज इतनी वीकनेस हो जाएगी जी। तो उसका लास्ट कोशिश ये करते हैं कि अगर वो पेन ना बढ़े और वीकनेस ज्यादा ना बढ़े तो 70 to 80% केसेस में सिंपल मेडिकेशन और एक्सरसाइज से
इसको किया जा सकता है कंट्रोल। पर अगर वीकनेस बढ़ती जा रही है, नंबनेस या मतलब सूनापन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आदमी को लड़खड़ाना, जैसे खड़ा होगा चलने में दिक्कत आएगी, लड़खड़ा के गिर जाएगा, तो उसको देखने का लगेगा कि भाई MRI से फिर पता लगेगा कि कितना कहाँ क्या इंजरी है, उसका फिर हमें सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ सकता है। कई बीमारियां जैसे शरीर में लंबे समय तक रहती हैं तो वो घातक बीमारियां जैसे कैंसर का कारण बन जाती हैं, हार्ट अटैक का कारण बन जाती हैं, लीवर में उनका डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं। तो क्या इस तरफ भी इंसान जा सकता है अगर ये ध्यान ना? जी नहीं सर, ऐसा इससे कुछ कोई रिलेशन नहीं है सर, इसका इतना कोई रिलेशन नहीं है। जी थोड़ा खान पान को लेकर जिक्र मैं करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। इसमें इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए जरूर कहा जाता है कि जितना ज्यादा व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा वो शरीर के किसी भी दर्द से, किसी बीमारी से खुद को लड़ा पाने में अपने आप को सक्षम पाएगा। तो खाने पीने की चीजों को लेकर किस तरीके की बातें आप इसको लोगों को अवेयर करेंगे इसको लेकर? जी मैंने पहले ही बताया था कि सर जो कंधे का पेन होता है, जो रेडिएट करता है, वो 2-3 तरीके से करता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। सबसे मेन कारण होता है जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B12 अगर हमारी डाइट में नहीं होगा तो शरीर तौर पे नसों का कमजोरपन होना मतलब हो ही जाएगा सर। अगर शरीर में कमजोरपना आ गया तो वही सूनापन आ जाएगा, हाथों में दर्द रेंगना शुरू हो जाएगा, जो कहते हैं ना रेंगना शुरू हो गया दर्द। तो विटामिन बी, पर हमारे जो इंडिया में नोशंस बहुत ज्यादा है कि कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। तो मेनली जो विटामिन B12 आता है वो नॉन वेजिटेरियन आता है। तो नॉन वेजिटेरियन वालों को तो विटामिन B12 मिल जाता है, पर वेजिटेरियन वालों को बेचारों को कम मिलता है विटामिन B12। तो उसके लिए हम कहते हैं खान पान के साथ इसमें मेन जो चीज हमारी आती है वो एक्सरसाइज आती है, व्यायाम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तालमेल बैठाना खान पान के साथ साथ व्यायाम भी। और खान पान तो है ही, जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ेगी, जिससे तला खाएंगे, चिकना खाएंगे, तो मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ेगा तो 100% दर्द तो होना ही है, शरीर वियर करेगा तो दर्द तो होगा ही होगा जी। तो एक लिमिटेड डाइट, अच्छी डाइट कहते वो जरूर लेनी चाहिए। बहुत अहम बात आपने कही है कि लिमिटेड डाइट, अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है। दर्शक मेरे साथ है संदीप झज्जर से। संदीप स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे बैक में पेन रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे ठुकी ठुकी कमर होती है ना, ऐसा महसूस होता है, और मैं जमीन पे सोता हूँ उसके बाद भी ऐसा महसूस होता है। जी संदीप बने रहे। डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है संदीप को? जी सबसे पहले तो बैक में कहाँ, बैक भी बहुत बड़ी है, लोअर बैक में है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। और अगर लोअर बैक में दर्द है, वो दर्द नीचे पैरों की तरफ जा रहा है, सुन्नापन या थोड़ा सा रेडिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार पहले उस पर बताइए सर। संदीप ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ। काम क्या करते हैं सर? सर मेरा सीटिंग का है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, पोस्चर सबसे मेन जो कॉज ऑफ पेन है, बैक पेन या सर्वाइकल पेन, मेन होता है पोस्चर। तो आप सिटिंग का काम है, आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं जी, तो डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप पे सीधा तो बैठ नहीं पाते, कई बार गर्दन नीचे भी करते हैं और आप कंटिन्यूअस काम करते हैं जी। तो उससे मैंने बताया था ना ओवर यूज ऑफ मसल, तो ओवर यूज ऑफ मसल्स हो जाएगी। मैंने आपको बोला सिंपल भाषा में, अगर मैं आपको 2 किलो का वजन आपके हाथ में दे दूं और कह दूं कि भाई 10 घंटे इस वजन को लेके खड़े रहे, तो आपके ऑटोमेटिकली मसल फटीग हो जाएगी और दर्द होना शुरू हो जाएगा। सेम ऐसा मेरा कमर का है, कमर की जो मसल्स है उसको ओवर यूज करोगे, आप एक ही पोस्चर में बैठ के काम करते रहोगे तो फटीग हो जाएगी और दर्द होना स्वाभाविक है। तो इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि आप 35-40 मिनट में, कई ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, आपके वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो 30-35 मिनट के बाद एक थोड़ा सा 5 मिनट का पावर स्नैप कीजिए, तो थोड़ी इस मसल को रिलैक्स कीजिएगा, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिएगा, बैकवर्ड बेंडिंग कीजिएगा, साइड बेंडिंग कीजिएगा चारों तरफ, ताकि इस मसल को भी थोड़ा रिलैक्स मिले और थोड़ी एक्सरसाइज हो। वो हम डे टू डे एक्टिविटी में नहीं कर पाते तो वो सर फटीग हो जाती है, फटीग हो जाएगी। वही कहते हैं ना, जिसका ओवर यूज करेंगे, जैसे गाड़ी का टायर चलता रहेगा कभी ना कभी तो सर वियर एंड टियर होगा ही। अब उसी पोजीशन में, उसी पोस्चर में आप उस मसल्स को यूज करते जाओगे, उसमें फटीगनेस और वियर टियर होगी तो वो दर्द आना स्वाभाविक है। जी। ये संदीप आपके लिए डॉक्टर साहब ने अहम सुझाव दिया है कि थोड़ा सा आप मूवमेंट करें अपने। ज़्यादातर कई बार लगातार एक ही चीज़ का शरीर का इस्तेमाल करने मात्र से वो प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। और डेस्कटॉप पे आप काम करते हैं तो 35 से 40 मिनट डॉक्टर साहब, कम से कम 35 से 40 मिनट। 40 मिनट के बाद एक बार आप थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। हाँ, ये अहम सुझाव है। बहुत शुक्रिया संदीप बातचीत के लिए।
डॉक्टर साहब, ऐसी कई बार दिक्कतें सामने आती हैं। लगातार डेस्कटॉप पे बैठकर लोग काम करते रहते हैं, एक ही मुद्रा में सोते रहते हैं, सोने की मुद्राएं भी नहीं लोग बदलते हैं, जिस करवट सोए थे उसी करवट सुबह उठते फिर कहते हैं कंधे में दर्द शुरू हो गया है, या फिर एक ही स्थिति में बैठकर काम करते रहते हैं लगातार, कोई भी मुद्रा। ये हम जैसे आपने कहा कि 45-40 मिनट बाद उठकर अपने आप को थोड़ा सा मूव कर लेना चाहिए, तो आमतौर पर रोजमर्रा की जरूरतें जो जीवन में हम काम करते हैं, कोई खेतीबाड़ी का काम करता है, कोई किसी का इस तरीके का काम है कि लगातार वजन उठाने का काम है, तो ऐसे लोगों के लिए किस तरीके की इंस्ट्रक्शन है? मालिश उनके लिए बेहतर हो सकती है, समय समय पर जांचें जरूरी हैं, या एज के हिसाब से सबके लिए अलग अलग हिदायतें आपके पास हैं? सर जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ये ओल्ड एज डिजीज है, जो सर्वाइकल पेन है या जो भी पेन बैक है, ये ओल्ड एज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमारी डिजेनरेटिव चेंजेस शरीर के शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही वर्टिब्रा है, जो बोन है सर्वाइकल बोन, उसमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाएंगे। तो मेन अहम जो मैं बता रहा हूँ वही सेम है। 95% तक सर सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट हो जाती है। बहुत रेयरली 5% आदमियों को मैक्सिमम सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे रेगुलर और प्रॉपर जैसे पोस्चर प्रॉपर मेंटेन रखेंगे, उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये इजीली इसको आराम से सर हराया जा सकता है। छोटे बच्चों बड़ी बीमारी नहीं है सर ये। छोटे बच्चों में भी कई बार आजकल ऐसी चीजें देखी जा रही हैं, उनमें भी जैसे आपने मल्टीविटामिन की बात हम करें, उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, बच्चों का खान पान बदल गया है। तो ऐसे छोटे बच्चों को इस चीज से बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए किस तरीके से माता पिता जो है ध्यान रख सकते हैं? खान पान को लेकर खासकर आप लगातार बात कर रहे हैं। जी सर, मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि सर प्रॉपर डाइट, क्योंकि आजकल की डाइट में बच्चों के लिए जंक फूड काफी हो गया है ना। डाइट में विटामिन डी लेते हैं, दही, दूध, पनीर, अंडे बहुत कम आदमी ले रहे हैं। तो अब ये जो मैं बता रहा था ओल्ड एज डिजीज है, जो ये डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, और आजकल ये बच्चों में है ना, आजकल 30 से 40 साल की उम्र में भी आना शुरू हो गया है सर्वाइकल पेन। मेनली उनका यूज मैंने बताया पोस्चर की, टेलीफोन ज्यादा यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप ज्यादा यूज कर रहे हैं, डाइट प्रॉपर ले नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर कर नहीं रहे हैं, नींद प्रॉपर ले नहीं रहे हैं, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है। हर चीज को रिलैक्स करने के लिए सिर्फ प्रॉपर नींद चाहिए, प्रॉपर स्लीप चाहिए। और आजकल एक नई स्टडी आई है, उसमें स्मोकिंग का भी काफी अहम रोल आया है कि जितना ज्यादा हम स्मोकिंग करेंगे उसमें हड्डियों में डिजेनरेटिव चेंजेस उतनी जल्दी आना शुरू हो जाएगा। तो आजकल का यूथ स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है तो डिजेनरेटिव चेंजेस जल्दी आ रहे हैं और उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस बढ़ रहे हैं। डाइट स्मोकिंग को छोड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो सर उससे काफी हद तक, मैं कह रहा हूँ ना, 95% तक इजीली कंजर्वेटिव एक्सरसाइज और डाइट से इस डिजीज तो है ही नहीं है, इसको तो मैं मानता ही नहीं, इजीली हराया जा सकता है। बिल्कुल, ये अहम बात है। जो लोग हताश निराश हो गए हैं उनको डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर शिव भगवान की तरफ से ये कहा गया कि आप लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आसानी से हराया जा सकता है। एक दर्शक मेरे साथ है देवेंद्र रोहतक से, वो उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। देवेंद्र, स्वागत है आपका। देवेंद्र बोलिए। हेलो, हाँ सर नमस्कार। देवेंद्र बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि गर्दन में सर कभी कभी दर्द रहती है, तो क्या कारण है, डॉक्टर से जानना चाह रहा हूँ। देवेंद्र बने रहे जी सर। डॉक्टर साहब, जो गर्दन में दर्द है बेटा, वो एक जगह रहता है या गर्दन का दर्द नीचे की तरफ हाथ में जाता है, पीछे कमर की तरफ जाता है? पीठ तक आ जाती है सर वो दर्द। हाँ, तो आप तकिया यूज करते हैं, पिलो यूज करते हैं सोने के टाइम पे? हाँ सर, पिलो यूज करता हूँ। तो मोटा वाला पिलो यूज करते हैं, पतला वाला? सर रहता दोनों है सर, बट मैं कभी कभी मोटा कभी कभी पतला, जैसा मुझे सुटेबल हो उस तरह का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैंने पहले ही बताया बेटा आपको, ये सिंपल एक मस्कुलर स्पाज्म है। आपकी मसल को, जैसे जो नेक की जो एक पोजीशनिंग होती है, जैसे हमारे शरीर की जो पोजीशनिंग है वो पोजीशनिंग आप कर नहीं रहे। जैसे तकिया लगाओगे नेक पे तो बैंड हो जाएगी, तो बैंड हो जाएगी तो गैप आ जाएगा, मसल्स में चेंजेस आ जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएगी मसल जैसे स्ट्रेच हो जाएगी तो उसमें वीकनेस आना स्वाभाविक है, मतलब वो फटीगनेस जाना शुरू स्वाभाविक। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर पोस्चर अच्छी तरह करके रहेंगे, सेकंड एक्सरसाइज। जी, शुक्रिया देवेंद्र अपना सवाल पूछने के लिए। अमृतलाल हरियाणा से एक दर्शक हमारे साथ है। अमृतलाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दादा जी। नमस्कार। मैं डॉक्टर, मैं गर्दन के दर्द से परेशान हूँ जी। मैं कुछ देर से परेशान चल रहा हूँ। मैंने 1-2 बार पहले आपको ट्राई किया है मिलने के लिए, आपसे बात नहीं हो सकी जी। आज मैंने 3-4 बार ट्राई किया तो अभी बात हुई है। मैं
मेरे को शक है कि सर्वाइकल है। मैं समझ नहीं सकता कि सर्वाइकल है कि दर्द का है गर्दन का। गर्दन पीछे से दर्द होता है दोनों साइड में से जी। बैक से बिल्कुल बैक है, वहाँ से नहीं होता, थोड़ा लाइट थोड़ा राइट। जी अमृतलाल जी, मैं चाहूंगा कि इसको लेकर डॉक्टर श्री भगवान आपको सुझाव देंगे, आप ध्यान से सुने। डॉक्टर श्री भगवान जी आप बने रहे, डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। अमृतलाल जी सुनिए सुनिए। सर अमृतलाल जी आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र जी 76 साल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16/6/46 है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो ओल्ड एज बीमारी होती है। तो सर्वाइकल स्पाइन का जो हमारा वियर टियर शुरू हो जाता है सर, डिजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आपने कोई एक्सरे कराया सर गर्दन का? आपके बारे में कई बार अखबारों में भी पढ़ा है, तो ये मेरे को सर्वाइकल ज्यादातर लगता है। कई बार मैं वो कॉलर लगा लेता हूँ, कई बार तो जो कॉलर आप लगा लेते हैं तो उससे आराम आता है सर? हाँ, कॉलर से आराम आता है। ज्यादा देर नहीं लगाता, 15-20 मिनट लगाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। तो 100% अगर सर सर्वाइकल कॉलर से आपको आराम आ रहा है तो ये सर्वाइकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैंने किसी को डॉक्टर इस बारे में दिखाया नहीं है अभी तक। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, परामर्श लेने के लिए आपके कोई भी नजदीकी डॉक्टर, एक बार आप उनके पास जाइए तो उनको एक सिंपल एक्सरे करा के देखेंगे कि आपके डिजेनरेटिव चेंजेस तो शुरू नहीं हो गए हैं, कि जो हड्डियों का, जो मैंने पहले ही बताया था, जो हड्डियों का गैप तो कम नहीं हो गया है, या उसमें जो डिस्क आती है जो मैंने बताया था, जो पानी होता है वो तो नहीं सूख गया है। अगर वो पानी सूख गया और हड्डियों के गैप कम हो जाता है तो सर दर्द आना स्वाभाविक है और वो लॉन्ग टर्म तक दर्द भी रह सकता है। तो एक बार आप किसी पास के डॉक्टर से जाके दिखाइए, एक्सरे करवाइए, उसके बाद फिर सर कोई दिक्कत हो तो हमारे पास आइएगा, हम भी हैं आपकी सेवा के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपको बेहतर सुझाव दिया है कि एक बार डॉक्टर को आप ज़रूर दिखा लें, क्योंकि बिना दिखाए साफ तौर पर ये कह पाना आसान नहीं है कि दिक्कत किस वजह से, और अगर सर्वाइकल भी है तो उसमें कौन सी परेशानी की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने खाने पीने का जिक्र किया, धूम्रपान का जिक्र किया, कैफीन को लेकर भी मैं जानना चाहूँगा। शराब का जो कोई व्यक्ति आदी होता है या उस चीज़ का ज़्यादा सेवन करते हैं, नशा ज़्यादा करते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी इस वजह से अपने आप को इस प्रकार की तकलीफ में पा सकते हैं, इस प्रकार की दिक्कत उनको झेलनी पड़ सकती है? चलिए, डॉक्टर साहब से संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर्वाइकल को लेकर लगातार आज हम इस कार्यक्रम के जरिए बातचीत कर रहे हैं कि ये किस वजह से होता है। अक्सर ये देखा जाता है, डॉक्टर साहब का तो ये कहना है कि ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ जो उम्र के लिहाज से, उम्र के एक पड़ाव के बाद जो बदलाव आते हैं, उन बदलाव के चलते शरीर के अंदर कुछ कमियां हो जाती हैं और उस वजह से सर्वाइकल की दिक्कत हमें होती है। पर इसका उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सामान्य और साधारण सा इलाज भी है, एक्सरसाइज के जरिए इसको ठीक किया जा सकता है। 95% तक लोगों को इसके इलाज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये तमाम बातें इस कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर श्री भगवान ने इस कार्यक्रम में आप लोगों को बताई, समझाई। इनके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयरनेस इस तरीके की होनी चाहिए कि आप जब भी कोई इस प्रकार के लक्षण आपको दिखते हैं सर्वाइकल के, तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाकर जांच करवा लें, एक्सरे करा लें। एक्सरे में अगर तकलीफ सामने नहीं आती हो तो एमआरआई करा लें। अपने तरीके से खुद डॉक्टर ना बने, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर दर्द सर्वाइकल का दर्द हो, किसी और वजह से भी कोई दर्द हो सकता है, कोई और भी परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अब जैसे सर्वाइकल की तरीके का कोई दर्द आपको नजर आए गर्दन के पीछे, कंधे में, तो उसको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इस कार्यक्रम में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने आपको अहम जानकारी दी, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।